सी मार्केट इज वन प्लेस वेयर 100 का चीज़ 10 में मिलता है और 10 का चीज़ 100 में बिकता है। तो आपको 100 का चीज़ कहाँ 10 में मिल रहा है, 20 में मिल रहा है, वो बार्गेन समझने का तजुर्बा होना चाहिए। वो धीरे धीरे आता है। तो यदि आपको 25% ग्रोथ कंपनी यदि 25 का पे मिलता है तो यू विल मेक 25%। बट यदि आपको 15-17 का पे मिल जाए तो देन यू विल मेक 35-40%। सो देन यू आर सिटिंग ऑन अ मल्टीबैगर। तो ये फार्मूला मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है। अब सवाल यह है कि उस फार्मूला से फिटिंग कंपनी मिलती नहीं मिलती है। और क्लियरली व्हेन यू बाय वन पैग और हाफ पैग यू आर क्लियरली क्रिएटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देयर इज अ गैप बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। देखिए बाजार का आपका काम क्या है, बाजार में आने का आप बार्गेन खरीदें और बार्गेन जो खरीदें आप उसको हार्वेस्टिंग करें। बेसिकली मार्केट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग मशीन, कंपाउंडेड अर्निंग एंड डिस्काउंटेड एट द रिस्क फ्री। दैट्स हाउ द गेम ऑफ स्टॉक मार्केट इज। सो गेटिंग बोथ राइट इज इम्पॉसिबल। चाइना में इन बिटवीन थिंग्स वर स्टिल गुड, बट अभी 3-4 साल में उन्होंने बहुत मतलब मार्केट का हालत ख़राब कर दिया बहुत। सो कंट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम $1 trillion in 98 to 15-16 trillion now, maybe 18 trillion. But the stock market has not done that well. India has not done as good as China in terms of economics, but stock markets have done very well. You should be able to figure out who is talking sense and who is talking nonsense. यदि वो समझ नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, सब लोग वही सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात की है ना, तो क्या है कि पीपल ट्राई टू मेक मनी वेर एवर मनी कैन बी मेड, बट मनी कैन नेवर बी मेड व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। और आज का एपिसोड होने वाला है बिल्कुल खास, तो बिल्कुल अपनी सीट की जो बेल्ट्स हैं उन्हें बांध लीजिए और आज की जर्नी पे चलिए हमारे साथ और सीखिए इंडिया के वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन से कि कैसे आप लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और कैसे आप लोग जो है फिर अपने इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा किया है और अब ये लोगों की मदद भी कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। यस, तो आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं। मैंने जो भी सवाल पूछे दिल से पूछे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगे और उनके जो भी जवाब आए बिल्कुल एकदम बिना किसी हिचकिचाहट के जो है जवाब आए। हम आज आपको मिलाने वाले हैं एक खास पर्सनालिटी से आज के एपिसोड में। स्टॉक मार्केट का सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत सारे इकोनॉमिक साइकिल्स, बहुत सारे इन्होंने बूम और रिसेशन वाले साइकिल्स जो हैं वो देखी हैं और जैसा मैंने बोला था कि एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अपने लिए बनाया है। और हम बात कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल जी की। रामदेव अग्रवाल सर का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। इन्होंने अपनी हाई स्टडीज़ मुंबई से कंप्लीट करी। रामदेव सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के होने के साथ साथ ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। 1987 में उन्होंने अपने फ्रेंड मोतीलाल ओसवाल के साथ मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की शुरुआत की थी। आज सर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। इनकी बहुत सारी नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग हीरो होंडा, इन्फोसिस एंड आइशर मोटर। सर बाय राइट और सिट टाइट की थ्योरी में बिलीव करते हैं। इन्होंने इन्वेस्टिंग और मार्केट से रिलेटेड बुक्स भी लिखी हैं जैसे कि कॉर्पोरेट नंबर्स गेम, द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन और द QGLP चेकलिस्ट। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का एपिसोड कितना खास होने वाला है और कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल एकदम शांति से अपनी नोटबुक्स निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। और आप इसको वॉक करते समय या फिर और कोई काम करते समय भी आराम से सुन सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट मिस मत कर दीजिएगा। सर स्वागत है आपका मार्केट की बात ग्रो के साथ के इस अमेजिंग एपिसोड में। सबसे पहले थैंक यू, आपने अपना समय निकाला। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा मानते हैं कि सेंसेक्स जो है वो जल्दी ही 2 लाख के आसपास का जो है वो फिगर टच करेगा, तो क्या अजम्पशंस हैं इस 2 लाख के फिगर के पीछे की, क्या थॉट प्रोसेस है सर? देखिए 2 लाख पहुँचेगा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जल्दी से पहुँचेगा ये गलत बात है। हमने बोला कि भाई आपका अगले 10 साल में जो 50 इंडेक्स अभी 50 आया था, अभी 4,500 हो गए, तो जर्नी चालू है। तो जब 50 आया था तो हमने बोला कि भाई अगले 10 साल में यदि 4 गुना होता है 15% के हिसाब से, फाउंडिंग के हिसाब से यदि 15% से करें आप तो हर 5 साल में डबल होता है। तो फर्स्ट 5 ईयर्स डबल एंड देन नेक्स्ट 5 ईयर डबल ऑफ डबल, सो दैट विल बी 4x। तो 50 into 4 times इज 2 lakhs। सो ऐसा पिछले 40 साल में होते आया है और मुझे ऐसा लगता है कि there is no reason why that trend will not continue. India growing at about nominally 11-12%, 6-7% real, 4-5% inflation, जैसे 11-12% से इंडिया ग्रो होगी और कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं they will grow at about 14-15% and hence you should make that much money in the market.
So that was the whole idea. We're compounding of 15%, which is 15.5%. Actually, last 40 years, it has grown at 15.5% and plus 1% dividend, so 16.5%. And our presumption is only 15%. Now, this 15% doesn't happen every year. No year you'll find 15%, and no decade you'll find 15%. So first decade was 20%, second decade was 20%, third decade was 10%. So it is quite possible that real return could be anywhere between 10 to 20%. If this decade, next decade, if by chance we do 20%, then the index can go even higher. Okay. Or if we do 10%, then index may go to more like 130, 135. Barely double in 10 years. So मुझे लगता है कि even if we achieve 190, 195, we are broadly right. So I have a high conviction that this is going to play out in next 10 years. सर, क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स को इस एक तरफ से इशारा है कि इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया जाए? बिल्कुल, जिसको मतलब बिल्कुल शेयर बाजार के बारे में बहुत कम मालूम है, ज़्यादा ये नहीं मालूम है कैसे जाए, कहाँ जाए, क्या खरीदे, तो उनके लिए इंडेक्स तो एक पहला सहारा है ही। एटलीस्ट आप अपना कार्यक्रम चालू करो। आपको ₹1,00,000 है, आपको चालू करने का है, किसी को पूछने काम नहीं है, आप वो खरीद लो। उसके बाद यदि आपको कोई तीरंदाज मिलता है जो अच्छा काम कर सकता है, यू कैन ऑलवेज सेल दिस एंड बाय इनटू दैट। बट ये जर्नी चालू करना जो इम्पोर्टेंट है। जर्नी स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्या बात है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात चली है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, एंड ऑब्वियसली आपके पास भी आए होंगे। तो मान लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर ने एक स्टॉक खरीदा एक्स, वो एक्स ₹1,000 का खरीदा था, आज वो 1200 का हो गया है, एंड उसका मन कर रहा है प्रॉफिट बुक करने का, और जैसे वो प्रॉफिट बुक करता है फिर वो 1400, 1600, 1800 भी जा सकता है, एंड वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं कि हम प्रॉफिट बुक क्यों ना करें। अभी बहुत सारे स्टॉक्स हमने, अगर मैं रीसेंट पिछले 1-2 हफ्ते की बात करूं, सब स्टॉक्स ऊपर गए और पिछले 2-3 दिन में फिर वो नीचे भी आए हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, काश हम प्रॉफिट बुक कर लेते। तो इस मेंटालिटी को हम कैसे मैनेज करें रिटेल इन्वेस्टर्स की? देखिए, बाजार का आपका काम क्या है? बाजार में आने का आप बार्गेन खरीदें, और बार्गेन जो खरीदें आप उसको हार्वेस्टिंग करें। ओके, लेकिन वाइल यू आर डूइंग दिस मल्टीपल एक्ट से 20 साल में आप पाँच बार बार्गेन खरीदते हैं और 5 बार बेचते हैं। सो लेकिन क्या है, आपका अलोकेशन जो है, जैसे आपने 1 करोड़ से चालू किया, तो 1 करोड़ में जो आपने शेयर्स खरीदे, मान 10 शेयर खरीदे आपने, तो वो 10 शेयर में समझिए आप 10 बार्गेन खरीद लिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दिया 10 कंपनी से। अब वो 10 कंपनी का यदि मान लो उसमें से 2 कंपनी जो है मान लो 10-10 गुना हो गए, मतलब 1-1 करोड़ के हो गए। 10 लाख डाले थे आपने, 1-1 डेढ़ करोड़ हो गए। अब आपको लगता है कि यार जो सस्ते में मैं खरीदा था, अब वो उतना सस्ता रहा नहीं, लेकिन मेरे को कुछ और चीज़ मिल रही है जो बहुत सस्ती है, तो लेट मी सेल 50% ऑफ दिस और 80% ऑफ दिस एंड लेट मी बाय दैट न्यू कंपनी विच इज लुकिंग चीप। सो ये काम, दिस इज व्हाट एवरी इन्वेस्टर कीप्स डूइंग, कीप बुकिंग प्रॉफिट। मतलब देखिए, बाजार में क्या है, देयर आर 100 मिलियन कस्टमर्स, there are 100 million ways of making money. You have to find your way of your rhythm of making money. कई लोगों को प्रॉफिट बुक करके नया कंपनी खरीदना नहीं जमता है, उसके लिए फिर वापस तमाशा करो, रिसर्च करो, नोइंग द मैनेजमेंट, अगेन यू कैन कमिट मिस्टेक। जो सस्ता सुंदर जो पहले चल रहा है चलने दो, एक ऐसा टाइप। कई लोग होते हैं, बोलते हैं भाई हमने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट वापस चला गया, वापस 100 में 200 का भाव देखे, वापस आया ₹100 हो गया, क्या मतलब है? लेकिन क्या ऐसा होता नहीं, पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कीप मेकिंग 12-15%। दो एक पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसा हो सकता है कि आपका 100 का 1000 हुआ हो, 1000 बार वापस 100 हो गया हो, बट ये सब कहानी है, होती है ऐसे। हर तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। राइट। तो सलाह क्या रहेगी सर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो प्रॉफिट बुक करें या फिर वो बाय राइट एंड सिट टाइट वाला फॉर्मूला फॉलो करें? सी वो बाय राइट सिट टाइट में क्या है, सी फर्स्ट थिंग इज योर जर्नी ऑफ बाइंग हैज टू स्टार्ट राइट, सो यू मस्ट बाय अ बार्गेन। नाउ द बार्गेन स्टार्ट्स फ्लावरिंग, यू आर सक्सेसफुल। से 100 में खरीदा था आपने, 200, 300, 400 का भाव। अब ये देखें कि वो 400 वाली जर्नी तो 4000 भी होगी, आप कुछ चिंता करें कि भाई मैंने 400 में बेचा, भाव 4000 हो गए, वो आपकी किस्मत में नहीं थी, आपको नहीं मिलेगा वो। लेकिन 400 में यदि आपने सोचा कि चलो मैं 50 का बेच दूँ, लेकिन सामने मेरे को और नया कोई बार्गेन मिल रहा है, या तो 400 में भी बार्गेन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी की बहुत सारी प्रोफाइल बदल जाती है, नए मार्केट्स को जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई नया इनोवेशन सक्सेसफुल आता है, तो 400 में भी वो शायद 100 से ज़्यादा सस्ता हो, उस समय आप बेचे ना। यदि कंपनी में आपको दिखता है 400 में बहुत लंबा रास्ता है, तो ना बेचे। दैट इज वेयर द सिट टाइट कम्स, बिकॉज यू कैन नॉट सी 20 years of the company. Entrepreneur himself cannot see 20 years of the company. Right. तो आप जितना दिख रहा है उसके हिसाब से आज खरीदते हो आप, और
जैसे जैसे जर्नी चालू होती है 5 साल के बाद वो कंपनी का भी माहौल बदलता है, आपकी खुद का नॉलेज बदलता है, आपकी समझ कंपनी के बारे में बदलती है, और उस समय हो सकता है कि भाव 100 का 500 हो गया हो, लेकिन 500 में हो सकता है कि कंपनी अभी भी महंगी ना हो। ठीक है, आपको प्रॉफिट 5 गुना हो गया, लेकिन कंपनी अभी भी सस्ती है। तो यदि आपको बाजार में रहना ही है, तो वो नए बंदे के पास जाकर उसको नया कुछ खरीदोगे, नया रिस्क लोगे, उससे तो दिस नोन नोन प्लेस इज बेटर, यू नो। राइट। सो तो अब वही है कि भाई अच्छा, उसमें क्या आप हाइब्रिड भी कर सकते हैं। आप 60-70% यू स्टे विद द ओल्ड कंपनी एट 500 एंड ओनली 20-30% यू सेल एंड बाय सम अदर न्यू कंपनी। तो रियल लाइफ इज समथिंग लाइक दैट। राइट। सर मैं एक स्टॉक का नाम लेके एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ इसी बात पे, और मैं इस क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा शो जो है वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं और उनके माइंड में इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कोटक बैंक किसी ने 1700 रुपीज़ पे बाय किया। अब वो कोटक बैंक जो है 2000 तक गया, वो देखता रहा, कुछ मतलब मान लेते बायर ए ने उसे 2000 रुपीज़ पे सेल कर दिया और उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, और फिर से वो वेट करता रहा और जैसे 1700 पे आया या 1800 पे आया उसने फिर बाय कर लिया। और जो बायर बी था वो उसने कुछ नहीं किया, तो वो आज फिर से 1800 पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों बायर ही सही है, दोनों की स्ट्रैटेजी सही है, या कोई एक आपको लगता है जो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ये जो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगा, थोड़ा लंबे समय के लिए रहेंगे ना आप शेयर्स में, तब जाके समझ में आएगा। मालूम पड़ा जो बंदा बैठा हुआ है वो क्या होगा, वापस 1800 का भाव आएगा, वापस 2000 का भाव आएगा, 2500 का भाव, वो बैठे रहेगा। तो जब ये कंपनी 3 साल या 4 साल में जब भाव 3600 का होगा, 4000 का होगा, तो सिर्फ वही बंदा बैठा रहेगा। और ये जो बंदा जो आगे पीछे कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, फाइनली कहीं ना कहीं जाकर कीचड़ में फंस सकता हो। मतलब आपका ब्लू चिप है कोटक, वो तो निकल गया, तो आपका जो पैसा आया, जनरली होता क्या है, आपने 1700 में खरीदा, 2000 का भाव हुआ, आपने बेच दिया, अब वो जो है ना, आप बैठे नहीं रहते वहां पर, वो पैसे जो है ना कोई और चीज में खरीद लेते हो। जनरली नोबडी सेट्स कि भाई आपने 1 लाख रुपये खरीदा था, 1,30,000 हुआ, तो 1,30,000 रुपये बैठे रहते आप वो जाके कहीं और लगा देते हो। तो जब एक्चुअली 1700 का भाव आता है, आपके पास पैसे होते नहीं है। राइट। सो दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं सर इसमें टाइमिंग द मार्केट वाला एलिमेंट भी इन्वॉल्व है जो पॉसिबल नहीं होता है। वो नहीं होता है पॉसिबल, वो होता ही नहीं। आपको जो आपको अपना खुद का कंफर्ट समझना पड़ेगा कि एवरी टाइम स्टॉक डबल्स आई सेल, वो चाहे आसमान में चले जाए, मेरे को बेचने के, वो मेरा काम है। 100 में खरीदने का, 200 में बेचने का, और 200 में वापस 2 कंपनी खरीदेगा 100 वाली, फिर 200 का भाव फिर बेचने का। तो सी यू हैव टू हैव दैट इज वेयर द स्टाइल कम्स इन प्ले ना। हर आदमी का अपना यूनिक स्टाइल बन जाता है कि भाई मेरे लिए ये सिस्टम काम करता है, और हर आदमी के लिए सेम सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि माहौल अलग होते हैं, अमाउंट ऑफ मनी अलग होता है, समझ अलग होती है, कंफर्ट अलग होता है। राइट। सर इन सब चीज़ों में फाइनेंशियल एडवाइजर्स के रोल को कैसे देखते हैं? अब देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर तो आपको एकदम गुरु आदमी मिल सकता है। एक तरफ मतलब बेस्ट होना हो तो आपका एक्चुअल में गुरु हो, मतलब वो पूरा हाथ पकड़ के जीरो से लेके इनफाइनाइट तक ले आ सकता हो। हर जगह वो आपको साथ में रहेगा, आप अपना काम करते रहो, वो अपना काम करते रहेगा। कोई चीज़ एकदम उसको गलत लगेगा तो फाइनेंशियल एडवाइजर विल टेल यू कि भाई इट इज़ नॉट राइट, सो वो फाइनेंशियल एडवाइजर का हो सकता है। कई बार फाइनेंशियल एडवाइजर जो ही इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ही इज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, नॉट अबाउट द क्लाइंट, उसमें बहुत गड़बड़ हो सकता है। सो यू हैव टू गेट what suits your temperament and where your gaps are, where he can complement it to you. Right. Particularly, I mean, outsider can see a lot better whether you are conducting yourself right or not. So कहीं पर नच करे हो कि भाई ये आपका ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको बेचना चाहिए, या मुझे नहीं लगता ये शेयर आपको खरीदना चाहिए। उस टाइप का एडवाइजर का रोल होना चाहिए। बट एडवाइजर, गुड एडवाइजर पर्टिकुलरली इन अर्ली स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट टिल यू बिकम मैच्योर्ड। राइट। राइट। अभी सर आपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करी थी, और आपने पहले भी ऐसा कुछ कहा है कि एक ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो काम नहीं करेगा, और आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है समय के साथ साथ चेंज करना पड़ता है, चेंज करने रहना चाहिए। क्या आपने अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज किया है अभी तक, और कितनी बार किया है? या इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या मैच्योर होता है, बेसिक से चालू करते हैं आप, एंड देन यू कीप एज यू बिकम वाइजर, एंड जो समय का थपेड़ा पड़ता है, गलती होती है, उससे कई चीज़ें आप सीखते जाते हैं। तो ये स्टाइल में आपका चेंज आता जाता है। सो इट इज इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट in your existing style per se, you cannot change, I mean it will never work. See, आपका जो DNA है वही रहेगा, लेकिन आप सीखते रहोगे आप, so it will become जैसे 94 तक मेरे को लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत बैलेंस शीट पढ़ लिया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे भैया की बहुत समझ है और मैं पैसे बनाता था। लेकिन जब बफेट का जब लेटर पढ़ा मैं, तब मेरे समझ में आया भैया यू हैव टू गो टू द केजी, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। पूरी समझ ही पलट गई। वो ऐसे एडवाइजर मतलब गुरुदेव थे, गुरुदेव हैं, तो वो जो वहाँ से जो हमने उसको पकड़ा,
तो उनके पूरे के पूरे वो जितना समस्या आते थे, उनके जितने लेक्चर सुनते थे, उनके जितने बुक्स पढ़ते थे, तो धीरे धीरे और समझ में आता था। तो 2002 में उनके बोलने से हमने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ा, बेंजामिन ग्राहम। मैं बोला भाई इन्होंने गुरुदेव साहब ने तो पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीज़ हमको उनको और वापस पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जब 2003 में जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट में पढ़ा, तो जाके मेरे स्टाइल में आया। सो क्या है, आप जब जागो तब सवेरा है। जैसे इन्वेस्टिंग में क्या है, जो चीज़ आपको जब समझ में आ जाए, तो यू हैव टू कीप इनकॉर्पोरेटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर बेसिक इन्वेस्टिंग स्टाइल। बेसिक स्टाइल नहीं बदलता है, बट द स्टाइल कीप्स चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू बिकम मोर लर्न एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। दैट इज माई एक्सपीरियंस। राइट सर, अभी आपने एक वर्ड बोला, एक फ्रेज बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो मैं समझता हूँ और जो रिटेल इन्वेस्टर्स को हम बताना चाहते हैं वो यही है कि एक स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है, उस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे हमें वो बाय करना चाहिए। बट ऐसा ही आई थिंक चार्ली मंगर साहब ने ही बोला है कि अगर अच्छी कंपनी है तो कहीं ना कहीं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम थोड़ा सा इग्नोर करके उसे एक फेयर प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, रादर देन हम उसको बिल्कुल ही कोशिश करें कि हम 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय करें। तो इस पर आपका क्या थॉट है सर? सी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू कैन नॉट, मतलब प्रिसिशन एक प्रिसाइज ढंग से नहीं बोल सकते कि 40% है 50% है। मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को जो मालूम है, जो जिस ढंग से मैं सोच रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आता है इस कंपनी का फ्यूचर, इस मैनेजमेंट का फ्यूचर, इस बिजनेस का फ्यूचर एंड करेंट प्राइस एट विच इट इज अवेलेबल, मुझे ऐसा लगता है बाजार को नहीं मालूम। बाजार से मैं शायद ज़्यादा जानता हूँ, कोई कारण से। हाँ, सो देन देयर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, वैल्यू माइग्रेशन, ये वो सब हम लोग करते हैं। तो उसी कारण से मुझे जो कॉन्फिडेंस है लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, मार्केट में नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस। सो जब वो दिखता है तो फिर मैं देखता हूँ कि भाई इज इट अवेलेबल रीजनेबल प्राइस। जैसे कोई चीज़ मेरे लगता है कि ये कंपनी का 25% आरओई है और 25% से ग्रोथ हो सकता है, दिस माई क्लासिकल मॉडल। 25% आरओई, 25% ग्रोथ, जब इस टाइप की कंपनी दिखती है मुझे, तो फिर देन आई वांट टू सी द वैल्यूएशन और उस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे समझ में आता है, मालूम पड़ा कि कई बार क्या होता है, छोटी कंपनी जो है ना 12-15 का पी मिलती है। हाँ, राइट, मतलब अप टू 25 पी इज फैंटास्टिक फॉर मी इफ इट इज 25% ग्रोथ कंपनी। तो उसमें क्या होता है, यदि आपको 25% ग्रोथ कंपनी थी, 25 का पी मिलता है, तो यू विल मेक 25%। बट यदि आपको 15-17 का पी मिल जाए, तो देन यू विल मेक 35-40%। सो देन यू आर सिटिंग ऑन अ मल्टीबैगर। तो ये फार्मूला मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है। अब सवाल यह है कि उस फार्मूला से फिटिंग कंपनी मिलती नहीं मिलती है। और क्लियरली व्हेन यू बाय वन पैग और हाफ पैग, you are clearly creating margin of safety. There is a gap between price and value. Basically, Right. margin of safety is nothing but gap between price and value. राइट, वैल्यू एस्टिमेट आपका क्या है, से 100 है, एंड द प्राइस इज 50, 40। अच्छा, उसमें क्या है, प्राइस तो जो है वो तो नोन, इट इज नोन टू एवरीबडी, नोन टू यू ऑल्सो। राइट, वैल्यू एस्टिमेट इज द वन थिंग विच नोबडी वांट्स टू डू, विच इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एंड दैट्स वाई द जो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे with margin of safety in mind, they will keep making money. Because in the market, day by day, people who are chasing price are increasing. राइट, Thanks to these channels and whole lot of things, Right. social media and internet, you can know the price of anything in the world at a drop of a hat. Right. But who will tell you the value? What is the underlying value? And the whole game of investing is continuously finding difference between value and price. राइट। सर, जैसे आपने बताया वॉरेन बफे के बारे में, तो वॉरेन बफे का एक कहना है कि अगर मैं कोई एग्जाम लूँ वैल्यूएशन का और कोई करेक्ट वैल्यू निकाल के लिया है, बोले कि 100% करेक्ट, तो मैं उसे फेल कर दूंगा। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है? क्या आपने ये बात सुनी है वॉरेन बफे की? नहीं, ये तो मैं सुना था। तो वो वैल्यू को लेकर सर हमेशा ये बोलते हैं कि करेक्ट वैल्यू निकाल पाना किसी के भी जो है वो बस की बात नहीं है। It is approximate, na? See, you're talking about future, present value of future stream of. Who the hell knows what is going to the future? So you might put in Excel sheet some definite number, 15%, 20%, 25%, but and then you are discounting also at interest rate. What is the risk-free interest rate? Today it is maybe 7.5%. Tomorrow it can be 9.5%. The day after it can be 5.5%. So who knows the stream of? See, basically market is compounding and discounting machine. Compounded earning and discounted at the risk-free. That's how the game of stock market is. So getting both right is impossible, and particularly for longer term. राइट सर, मार्केट के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अगर मैं पिछले 2-3 सेशंस को छोड़ दूं तो काफ़ी अच्छी, मैं बोलूँगा एक मिनी रैली जो है वो हमें नज़र आई थी, और अब फिर से जो है 2-3 सेशन में मार्केट थोड़ा डाउन गया है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर को किस तरह से देखना चाहिए? अभी वो बड़े खुश हुए थे, कुछ लोग दोबारा से एंट्री ले रहे होंगे, अब अचानक से फिर नीचे आ गया है। तो इस समय इन्वेस्टर्स को अपना क्या थॉट रखना चाहिए? इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए इस पर्टिकुलर माहौल में?
देखिए, टाइमिंग द मार्केट तो किसी को, मतलब उसके बाद मैं कुछ गाइड कर नहीं सकता कि भाई इस भाव से आप खरीदें, इस भाव से बेचें, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कुछ उसका कोई मतलब नहीं, इट बी यूजलेस एडवाइस। वट एवर आई से, आज यदि बाजार ऊपर है तो मैं बोलूँगा आज खरीदना चाहिए आपको, कल यदि बाजार 2 टका नीचे है मैं बोलूँगा अभी थोड़ा दिन रुक जाओ। सो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपको स्टॉक्स मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई दिस स्टॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ इंडिविजुअल स्टॉक, इफ यू आर गेटिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स एज आई सेड 25 टका आर 25 टका ग्रोथ, 25 का पी, इवन 30 का पी यदि आपको मिल रहा है, लॉन्जिविटी ग्रोथ है, यू मस्ट गो एंड बाय। सो खराब मार्केट का या सॉफ्ट मार्केट का अच्छा भी होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो 100 नहीं, आपको 95-97 रुपये में मिल जाता है, 3-4% डिस्काउंट मिल जाता है। थोड़ा सॉफ्ट मार्केट होता है। वही यदि मार्केट यदि बहुत शार्पली राइजिंग मार्केट होता है तो 100 का चीज़ आपको 102, 105, 110 तक भी मिलता है। तो यू हैव लिटिल एडवांटेज इन अ सॉफ्टर मार्केट, आई मीन टू बाय इन अ सॉफ्टर मार्केट इज यू ऑलवेज ऑन द होल यू गेट अ बेटर डील, राइट। बट मतलब स्टेइंग कंप्लीट आउट ऑफ मार्केट, वो इट इज़ नॉट माई डीएनए। माई डीएनए इज टू बी 100% इन द मार्केट। अब वो 97 हो, 95 हो, कभी 100 हो, वो बात अलग है, बट ब्रॉडली बी इन द मार्केट। एंड जब आपको आपका जो कोई बार्गेन जो पक गया है पूरा, देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग आउट एंड लुक, एंड बार्गेन तो हमेशा ही मिलते रहते हैं आपको। So you sell one, buy another one, in maybe 6 months, 1 year, 2 year, depending on where exactly you are reaping your benefits. So that's how it goes on. I don't think I believe in timing. मैंने अभी तक 40 साल में कभी I've never sat on cash. राइट राइट। सो कैश एक अलग पार्ट हो गया। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है, एसेट एलोकेशन। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत पढ़ाया जाता है कि एसेट एलोकेशन करना चाहिए। तो आप एसेट एलोकेशन में क्या डेट का यूज़ करते हैं या ऑल इन इक्विटी रहते हैं? नहीं, मेरा तो all in equity है. ओके। Mine is all in equity because I have a company which is running, and that is giving me kind of a decent amount of free cash flow every year by way of dividend, by way of earning. So मेरे को ज़रूरत नहीं है, मतलब I get my salary, I get my dividends. So I'm not dependent for any income from any. But once I retire, I'm out of the company. In retirement age, definitely I would think of putting some money in fixed income so that there's no hesitation, there's no hassle, and some kind of a coupon keeps coming to you. So it all depends on your risk appetite. So I'm pretty comfortable. Even maybe at the age of 90 also, I may be 100% in equity. I'm so comfortable with equity. वाओ सर, एक आपने ट्वीट किया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर इंडिया। तो ऐसा क्यों कहा गया था? आपने ऐसा क्यों ट्वीट किया था? So actually it's a thought in development, you can say. ये आप अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। देखिए क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी में क्या है कि आप जो कैपिटल एंटरप्रेन्योर को देते हो, उसका काम है उसका वैल्यू बढ़ाने का। अच्छा, जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना कंट्री का वेल्थ बढ़ेगा। ओके, सो जैसे मान लो इंडियन स्टॉक मार्केट इज प्राइस टू बुक 4 और 5। ओके, सो इफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, सो आप यदि 1 लाख करोड़ लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स देते हैं, तो उसका 5 लाख करोड़ हो जाता है। तो सडनली यू हैव 4 लाख करोड़ एडिशनल। अब ये जो सिस्टम जो है ना बहुत अच्छे से काम कर रहा है सिर्फ 2 कंट्री में, अमेरिका और इंडिया। ओके। अब जैसे चाइना है, चाइना में इन बिटवीन थिंग्स वर स्टिल गुड, बट अभी 3-4 साल में उन्होंने बहुत, मतलब मार्केट का हालत ख़राब कर दिया बहुत। सो कंट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम $1 trillion in 98 to 15-16 trillion now, maybe 18 trillion, but the stock market has not done that well. India has not done as good as China in terms of economics, but stock markets have done very well. And now we have a very liquid, safe, well participated market where you can sell $1 billion worth of stuff today. So this is a huge competitive advantage as a nation to have, because जैसे हमारा debt market is not very liquid. It takes a lot to develop a market. So don't undermine market being vibrant and everybody is participating, everybody is putting 10, 12, 15,000 crores of SIP. I mean, a guy sitting in a village, he's saving 1,000 rupees a month. अब इतना मतलब faith खड़ा करना is very tough. राइट। It's like a developing faith in the market system. So ये जो faith आया है to the general citizen, now we have in 2020 there were only 40 million डीमैट अकाउंट्स, अभी वो 100 मिलियन हो गए। हर महीने 2 से 2.5 मिलियन आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका बैंक अकाउंट है, 800-900 मिलियन बैंक अकाउंट है, बिलियन बैंक अकाउंट है, लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट 100 क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में 200 मिलियन हो जाएगा और 10 साल में 300-400 मिलियन हो जाएगा। तो आप देखिए मार्केट कितना ब्रॉड हो जाएगा, आपका ऑडियंस का बेस कितना बड़ा हो जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि 2-3 साल में कितना कुछ बढ़ गया हो। तो उससे क्या है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो
कैपिटल पूल जो है वो बढ़ेगा। ये देखिए अल्टीमेटली हु इज क्रिएटिंग वेल्थ इन द नेशन? एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स को आप पैसे दोगे तो करेगा क्या हो? जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो. So you have to entrust capital to them, and that can happen only through the markets in a very effective way. So we have a wonderful machine called capital market and a stock market system, which is very liquid, very efficient, and very well participated. And the world has a lot of savings. $22 trillion of savings are there in a year. We need to create a conducive environment so that some amount of money can, in a very natural way, can flow into India. And then the same entrepreneurs, and and the guy who brings the money into the capital market, he also get it 2x, 3x, 4x very quickly. And that once one entrepreneur does well or one investor does well, you get even more money. So it is a source of, it's a machine, and it's a source of competitive advantage for the country to be developed. वाह, मतलब कहीं ना कहीं हम कामयाब हो चुके हैं और उसको और ऊपर तक जो है वो ले जाना है ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएँ। हाँ, ग्रेट सर, एक आपने बात बताई कि प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो की मैट्रिक्स हैं जो आप देखते हैं एक स्टॉक के लिए, लेकिन हमने ऐसा देखा कि कुछ कंपनीज हैं जो 5 साल से उनका प्राइस हिला भी नहीं है जबकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है ज़बरदस्त आ रही है। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास, हमारी रिसर्च टीम ने जो निकाला, दैट इज इंडस टावर, राइट? तो ऐसी कंपनीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार क्या होता है कि प्राइस जो है पहले से बहुत बढ़ी होती है। पहले क्या होता है कि जैसे आपने आई डोंट नो इंडस टावर पर से, मतलब इन द सेंस दैट it is a very low ROE, high cash flow company. So it's an infrastructure company. तो इसमें होता क्या था कि भाई आपका एक वैल्यूएशन था विच वाज मेरे हिसाब से ज़्यादा था। तो जब ग्रोथ कम होता है ना तो वैल्यूएशन कम हो जाता है। सो वो जो पिटाई होती है हाई वैल्यूएशन से लो वैल्यूएशन में आने की, बिकॉज योर ग्रोथ रेट हैज़ कम डाउन, दैट कंटिन्यूस फॉर मेनी ईयर्स, एंड देन सडनली इन 1 year इफ द ग्रोथ पिक्स अप दे विल गेट पेड फॉर ऑल द 5 years. So market ka nature is very treacherous, it is unpredictable, but if you have a high profitability and high growth, I mean there is always an exception, you cannot say 100% rule. 99% time if you buy at reasonable price. See, third component you are not telling. If the profitability is there and growth is there, then at what price at the beginning you bought? That has to be seen. If you had bought at 40p and now it has become 10p, obviously earnings have grown 3x and the multiple has come down to 1/3. So basically you've done nothing. So starting at reasonable P is very important. That's why I'm saying 25% growth but 15p. Right. That is the formula for the multi-bagger as per you. Yeah. Right. एक बात से मैं आपसे पूछना चाहूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। कई लोग रिटेल इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, उनका ऐसा माइंडसेट है कि हम स्मॉल कैप से शुरू करेंगे, उसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ से जो हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लार्ज कैप में तो जो ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है, अब तो 15% ही बढ़ेगा साल का ज़्यादा। तो इसको आप कैसे बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? क्या ये उनकी सही अप्रोच है या उन्हें अभी लार्ज कैप कंपनीज के साथ, ब्लू चिप कंपनीज के साथ बने रहना चाहिए? नहीं, ऐसा दे कैन प्ले बोथ, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ऐसी बाजार में क्या समझ इज द ओनली एडवांटेज। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, यदि स्मॉल कैप की अंडरस्टैंडिंग है, आप खाली स्मॉल कैप खेलें, नॉट बिकॉज स्मॉल कैप इज गोइंग टू ग्रो एंड गोइंग टू गिव यू अ लॉट मोर मनी, इसके लिए कि आपकी समझ वही है। दैट शुड बी द रीजन। यदि मेरी समझ, मेरे को स्मॉल कैप और ये कुत्ते बिल्ली वाला गेम मेरे नहीं आता है, आई वांट टू शूट द एलिफेंट्स, बट दैट्स माय गेम। सो इट ऑल डिपेंड्स वेयर यू हैव द निश। आपको हॉकी खेलना आता है, आप हॉकी खेलें, क्रिकेट ना ट्राई करें। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बैठे हैं आप, छोटी कंपनी में आपको बहुत सिंपल है समझने का, बहुत सिंपल। एंड इफ यू बाय देम चीप एंड देयर यूजुअली, अभी राइट नाउ मार्केट्स आर डिफरेंट, बट टिपिकली स्मॉल कंपनीज आर आल्सो अवेलेबल चीप, दे आर नॉट डिस्कवर्ड डायमंड्स, so there if you are the first guy to discover that diamond, obviously you'll make a lot of money. राइट। एक और आपका कोट है, मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स इज बॉर्डरलेस एंड इट्स इंटायरली इंटरडिपेंडेंट। ये आपने अपने एक ट्वीट में कहा था। तो अब ये चीज़ें क्या बदल रही है? जैसे अभी रशिया यूक्रेन की सिचुएशन है या चाइना ताइवान की सिचुएशन है, क्या अब हम लोगों की इंटरडिपेंडेंस कम होती जाएगी या और बढ़ती जाएगी? इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे मार्केट्स पे? We are living completely interdependent world. You don't know what, I mean, जो आप हेडफोन लगा के हैं उसमें अंदर कंपोनेंट कहाँ से आए, आपको कपड़ा कहाँ से बना है, उसका थ्रेड कहाँ से आया, कॉटन कहाँ से आया, उसका मशीन का, यू आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट। आई एम टेलिंग यू कैनॉट, इवन इफ यू विश, यू कांट विश अवे। अभी जैसे मान लो अमेरिका ने बोल दिया कि भाई विल नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम रशिया, एटलीस्ट ऑयल विल नॉट इम्पोर्ट। अब वो ऑयल आ गया इंडिया में रिफाइनिंग हो गया, उसका पेट्रोल जो है वो चला गया अमेरिका। अभी क्या करोगे आप?
सो ये जो द इंटरडिपेंडेंस इतना सीमलेसली हो गया है कि इसको आपसी थोड़ा जहाँ झटका लगता है सब इस टाइप का लड़ाई झगड़े में कि आप ये सैंक्शन लगा दिए वो सैंक्शन लगा, कुछ काम नहीं करने वाला है। इट इज इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, यू डोंट हैव एनी चॉइस। राइट। भाई सऊदी अरेबिया क्या बोलेगा, मैं गेहूं नहीं खाऊं कहीं का? अरे भाई उसके यहाँ गेहूं होता ही नहीं, उसको तो ही इज डिपेंडेंट फॉर गेहूं आउट देयर। आपके यहाँ तेल नहीं होता, आपको सऊदी अरेबिया से तेल लाना ही है, तो कैसे बोलते हो कि आप इंटरडिपेंडेंट नहीं हो? राइट। राइट। मतलब ये अब गिवन है और ये एक फैक्ट है जिसे हम झुटला नहीं सकते, और ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम इसे अलग नहीं कर सकते अब। बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। राइट। राइट। अभी मार्च 2020 में हम सबने देखा कि मार्केट्स ने बिल्कुल एक तरह से अपना बॉटम बना लिया था। ऐसी कोई और अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में आती हुई दिखती है किसी वजह से, या अब मार्केट यहाँ से एक स्टेबल फॉर्म में धीरे धीरे अपनी अपनी चाल ऊपर की तरफ चलता जाएगा? नीरज यदि मेरे मालूम रहता, राइट। नहीं मालूम है और किसी को नहीं मालूम है, बता दूं मैं आपको, मेरे को तो नहीं मालूम, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ द मार्केट इज नोबडी नोज द फ्यूचर ट्रेंड, और यू कैन एंटिसिपेट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब अपना बेटिंग है, बट नोबडी प्रिसाइसली नोज what will happen to the market in next 1 day, 2 day, 5 day. You can't. I mean, there are always two views will be there, and that's why you have buyers and sellers in the market. So that's the fun of the market. So you don't bother about the market, bother about your stocks which you are buying, and try to exploit the ignorance of others to the benefit of yours. सर एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट है, और वो ये है कि आप सीए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, मैं भी सीए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ। मान लेते हैं कि अब आपने इसी साल में जो हमारे मई के एग्जाम्स के रिजल्ट आए थे, आप उसमें क्वालिफाई करते हैं, और अब एक यंग डायनेमिक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका एक अच्छा पैकेज 10 लाख रुपीज़ पर एनम का एक अब एवरेज पैकेज आज की डेट में लगा है, जो सीएस का लग रहा है कैंपस के अंदर। तो अब आप अपनी इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करेंगे? आपकी 10 लाख की सैलरी है, आप कैसे फर्स्ट स्टेप लेंगे इन्वेस्टिंग की दुनिया में? तो मैं जैसे किया वैसे बताता हूँ आपको। So see, first thing is that आपको सीए एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, यू कैन रीड द बैलेंस शीट। ओके, सी अल्टीमेटली मेरे पास जो हथियार है उसको मेरे यूज़ करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसको बैलेंस शीट पढ़ना आता है, उसको दुनिया में और कुछ नहीं आता, खाली बैलेंस शीट पढ़ना आता है। ओके, सो लेट हिम रीड बैलेंस शीट, लेट हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, एंड लेट हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग वैल्यू। द गेम इन द स्टॉक मार्केट इज टू अंडरस्टैंड वैल्यू। ओके, प्राइस तो सबको मालूम है। ओके, सो हाउ, अच्छा उसमें क्या है कि आपका क्या तरीका होगा कि भाई किस कंपनी का हम बैलेंस शीट पढ़ें। भाई 4000 कंपनी है, अभी कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ें? तो कहीं पर कोई ना कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता है, वहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो फिर आपका इमेजिनेशन डेवलप होता है कि दिस कंपनी और दिस बिजनेस इज लाइकली टू बी वेरी लार्ज। ओके, नाउ उसमें मैं कौन सी कंपनी पढ़ूँ? तो कोई कंपनी मिल गई आपको XYZ, वो कंपनी का आप बैलेंस शीट पढ़ें, वो आपका जो थॉट प्रोसेस था, इमेजिनेशन था, उससे ये कंपनी मैच करती है क्या, और इसके खुद के वर्किंग कैसे हैं, मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, हाउ वेल इट इज मैनेज, व्हाट आर द रेशियोज ना, ऐसे पढ़ा के आपको समझ में आएगा ये दिस कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग एट द करेंट प्राइस। देन जैसे मैंने आपका ₹1,00,000 का तनख्वाह है महीने का, तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये आप लगाइए इस कंपनी में, आपको जूते पड़ेंगे, आपको गलती होगी, पक्की गलती होगी। लेकिन जैसे मैंने 3 कंपनी खरीदी शुरू में 1980 में, हाँ, उसमें 3 कंपनी, एक कंपनी तो इट डबल्ड इन 6 months टाइम, and one company I struggled to get my money back. In fact, I must have incurred loss also. तो उससे समझ में आया कि भाई अच्छा, the second company which where I was struggling, I bought it on the advice of some expert. Okay. First company I bought from the guy who was living in my room. My roommate's company's audit was the company I bought with my understanding. Right. So उसके बाद मेरे समझ में आया कि yes, I have competence to figure out what is a good bargain. See, you have to hit a bargain in the market every time. You have to develop the tendency that wherever bargains are there. See, market is one place where 100 का चीज़ 10 में मिलता है और 10 का चीज़ 100 में बिकता है। तो आपको 100 का चीज़ कहाँ 10 में मिल रहा है, 20 में मिल रहा है, वो बार्गेन समझने का तजुर्बा होना चाहिए, वो धीरे धीरे आता है। राइट, राइट। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वुड स्टार्ट डूइंग दैट, एंड आई विल डेफिनेटली कमिट मिस्टेक। बट मैं यंग हूँ, 23-24 साल का हूँ, तो मैं यदि मान लो ₹1,00,000 में मान लो गंवा भी दिया, ₹1,00,000-2 लाख रुपया, और वो ट्यूशन फीस होता है, तो क्या अंतर पड़ता है मुझे? राइट। अगर सीए ना हो, आप अपने सीएस का नाम लीजिए, तो लोग बोलेंगे कि सीए होना जरूरी है क्या बैलेंस शीट रीड करने के लिए? आपने मेरे को एग्जांपल दिया सीए का। हाँ, मैं नेक्स्ट उससे भी आ रहा हूँ कि एक सिंपल व्यक्ति, शायद साइंस स्ट्रीम से भी हो सकता है, तो उसका भी सेम अप्रोच रहना चाहिए कि बैलेंस शीट पढ़ना सीखें और आगे बढ़े। नहीं, बैलेंस शीट तो ठीक है भाई, मतलब हर आदमी नहीं पढ़ सकता बैलेंस शीट, एंड इट मे बी, बट नाउ इवन रीडिंग बैलेंस शीट बिकम मच ईजियर।
But at least I would suggest that if somebody is a non-accounting guy, he should take elementary, education in accounting, because accounting is the language of commerce. Right. It's all in the numbers. If you don't know how to read the books, I mean, yes, there are other ways of. People can follow somebody. People have the graphics. What is that? Charting and all. There are many ways of making money. Somebody can be very commonsensical, But I think I would think that having knowledge of accounts, even if you're not chartered accountant, would be greatly helpful in understanding the value of the companies. राइट सर, एक मेरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. क्या ये ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड है तो सक्सेसफुल होगा ही मार्केट में? अरे बिल्कुल संबंध नहीं उसका, कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन योर एकेडमिक्स एंड योर सक्सेस. इट हैज नो कोरिलेशन. You can be a metric fail and humongously successful, because see, the issue is about that bargain. भाई आपको कॉमन सेंस तो दोनों आदमी को दिया हुआ है ना. जो मैट्रिक पास नहीं है या कोई कारण से ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, दूसरा बंदा हार्वर्ड से पीएचडी करके आया है, बुद्धि तो दोनों को दिया हुआ है ना, कॉमन सेंस तो दोनों को दिया हुआ है. सो हु यूजेस द कॉमन सेंस टू सी दैट देयर इज अ बार्गेन? दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिसएडवांटेज टू एनीबॉडी. सर, एक थोड़ा डिफरेंट फ्रंट पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा. श्री राकेश झुनझुनवाला का इम्पैक्ट क्या था स्टॉक मार्केट में, और आपको सबसे जो आपकी अच्छी मेमोरी है उनके साथ बिताए हुए कुछ पल अगर आप शेयर करना चाहें, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे पूछूंगा. पहले ये वाली चीज़ बताइए. सी, राकेश क्या था, ही वॉज लार्जर देन लाइफ. वी ऑल ग्रू टुगेदर. देखिए उसका स्टाइल कैसा था कि बहुत फोकस था. व्हेन 1988 में जो विजडम था उसको, देखिए हमको तो थोड़ा बहुत समझ आया बाजार का एक्चुअल में 94 में बफेट साहब से जब उनकी बैलेंस शीट पढ़े थे, उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़े थे. लेकिन व्हेन आई मेट हिम इन 88, तब भी वो बहुत होशियार था. और वो गैप होता है 5-10 साल का, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है बाजार में. तो उस समय भी जो है ही वॉज टेकिंग वेरी लार्ज पोजिशन. उसका पोजिशन ऐसा जेब में रखा रहता था कभी भी. अच्छा, ही वॉज वेरी फ्री, वेरी फ्रैंक, लार्जर देन लाइफ. ही विल टॉक विथ यू. बताइए दी उसको लगेगा कि सामने वाले के साथ बात कर सकते हैं. यू विल ओपन हिज पोजिशन एंड ही विल डिस्कस. सो एक तो पहली बात, आप डेसिमेट, आप अपना पोजीशन बता रहे हो कि मैंने क्या खरीदा है और कितना खरीदा है, क्या भाव में खरीदा है, वो सब बताने के तैयार था हमेशा. देयर वाज नथिंग हिडन. एंड ही एक बात मैं देखा हुआ था उसमें, ही वांटेड यू टू मेक मनी. सी, हर आदमी पैसा खुद बनाना चाहता है. मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, आप भी पैसा कमाते हैं. लेकिन ही वॉज जनरली इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट फ्रेंड्स उनके आसपास जो हैं सब पैसे कमाए. एंड वो तो यारों का यार था. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफ कोर्स यू कनेक्ट लाइक दिस, बट ही वाज सो prolific in his behavior, at times too rude also. मतलब he'll be too frank, too rough at times, but we know from heart he was one of the gem of a person. So वो जो था, वो जो यारों का यार था, हर हमेशा कोई दोस्तों को कोई भी डिफिकल्टी हो, जैसे हो, ही इज़ विलिंग टू गो आउट ऑफ वे एंड हेल्प. सो वो सब चीज़ें जो थी उसमें, तो यारों का यार था. देशभक्त आप सुनिए सब कितने उसके बारे में. किसी ने बोला, रमेश दमानी ने बोला कि यदि उसका काटते, उसका कोई नस काटते तो शायद तिरंगा 3 कलर का खून निकलता बोलते, समझे ना. इस टाइप का देशभक्त था उसमें. लड़ाई झगड़ा कर लेता किसी. सो आई थिंक आई वुड से he was and again bargain hunting. He was an amazing bargain picker, and not because he was also chartered accountant. Yes. But not because of chartered accountancy. Let me tell you, it is a natural trait, natural gift to him, that he could smell bargains. And and then when he used to find bargain, he also knew how to sweat it. See, bargain सबको आता है. टाइटन सबने खरीदा, उसके साथ जितने उसके दोस्त यार थे, सबने खरीदा थोड़ा बहुत. But nobody stayed for 20 years. He stayed for 20 years. Still is holding it. That is what makes a difference. So he knew. See, उसकी भी बहुत गलतियां होती थी. ऐसा नहीं कि वो भगवान था, ऐसा नहीं था. But गलतियां तो ठीक है भैया, गलतियां होता. See, good thing about the stock market is you can lose only as much as you put. Right. Loss can be 1x, but gain can be 1000x. Right. So he also had 1x losses. But the moment he started hitting gains, then he will squeeze it all the way. The Titan जो उसका सबसे बड़ा स्टोरी है. Actually, I was selling Titan for one of the institutions, which he was buying. Right.
राइट। सोचिए कितना फर्क है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना रहा था, कभी डिसएग्रीमेंट्स होते थे आपके बीच में या कुछ ऐसा? इनफैक्ट हमेशा डिसएग्री होता था। इट वाज ऑलवेज सो मच अहेड ऑफ टाइम, इट वाज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। सो अहेड ऑफ टाइम में क्या होता है, आप अपने सब्जेक्ट को जानते हो और दूसरे आदमी को बंदे को मालूम नहीं है। सो वो तो क्या था हमेशा उसमें, जैसे मेरा ख्याल अभी भी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स, ही वाज सेइंग कि रामदेव यदि फुल कैपेसिटी में चले 1000 को गई बेटा होगा। अरे वो कंपनी वाज स्ट्रगलिंग, when we talked about it, I said, boss, मतलब how when will it happen and all. So I could not see what he could see, and so obviously he made the money. राइट, राइट। सर, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला प्रिंसिपल आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन एक आम निवेशक अगर आज की डेट में अच्छे बार्गेन्स ढूंढना चाहे तो वो कैसे, कहाँ से शुरुआत करे? कहाँ मिलेंगे अच्छे बार्गेन्स? कहाँ मिलेंगे इसी चीप वैल्यूएशन वाली कंपनी? जैसा आप बार बार बता रहे हैं कि वैल्यूएशन तो उनकी बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन कम प्राइस वाली कंपनीज वो कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? बाजार में मिलेगी और कहाँ मिलेगी? आपको कैसे ढूंढें? कैसे का कोई रास्ता नहीं उसका। हर आदमी को अपना रास्ता खोजना पड़ेगा। भाई देखिए, आप लोग नए यंग जनरेशन हो तो आप लोग इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया में पढ़ सकते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स और होंगे। सी अल्टीमेटली क्या है, कहीं न कहीं से आपको चालू करना पड़ेगा। तो आप जैसे मेरी बात सुन रहे हैं आप, या कोई, मैं तो डायरेक्ट स्टॉक बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्टॉक पिचेज आर अवेलेबल। आप स्टॉक पिच देखें, आपको उसमें समझ में आएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। फिर उसके बाद आप उसको डेवलप कर सकते हो। सी यू शुड बी एबल टू फिगर आउट हु इज टॉकिंग सेंस एंड हु इज टॉकिंग नॉनसेंस। यदि वो समझ नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं तो आपको वो जजमेंट तो अपने को लेना पड़ेगा ना, कि भाई यहाँ पर कुछ हो सकता है। राइट। सर, एक मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपका लर्निंग प्रोसेस क्या है? मतलब आप एक सेल्फ लर्नर रहे हैं सीए बनने के बाद, या आपने कुछ और डिफरेंट कोर्सेज किए, और आज की डेट में आप कैसे लर्न करते हैं? किताबों से, न्यूज़पेपर से, या डिफरेंट कोर्सेज अभी भी आप परस्यू करते हैं? क्या मोड ऑफ लर्निंग रहता है, क्या प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहता है? सी एक तो ऑफकोर्स बुक्स शुरू से, मतलब लाइक आई वाज अ वोरेशियस रीडर, एंड सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी गेव मी बेसिक एजुकेशन which with the help of which I could always be well off, कि भाई एक जॉब मिल जाता या कुछ भी कर लेते, मतलब भूखे नहीं मरते थे, ये बात पक्की थी विद सीए डिग्री। आज भी यही बोलते हैं। बट क्या है, यू कैन नॉट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स विद सीए डिग्री। राइट। सीए डिग्री इज नॉट डिजाइन टू मेक यू लॉट ऑफ मनी। तो आपको कुछ ना कुछ हटके करना पड़ेगा, है ना। जनरली जो फॉर्मल एजुकेशन होता है दैट इज डिजाइन टू गिव अ डिसेंट जॉब। इवन हार्वर्ड एजुकेशन इज ऑल्सो फॉर दैट ओनली, इवन मोर डिसेंट जॉब। बट जॉब, आपको जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो हटके होता है। राइट। वो हटके होता है। वो जब वो हटके करें तो जो सक्सेस स्टोरी थी उसके बारे में आपको मालूम पड़ता है। द वंस व्हिच डोंट वर्क आउट, नोबडी कम्स टू नो अबाउट देम। सो मेरे लिए स्टॉक मार्केट इज अ पैशन। सो आई रीड 4 न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग, आई रीड बुक्स। अच्छा, बुक आई रीड ओनली वन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट बुक चाहे 10 दिन चले, 15 दिन चले, 30 दिन चले, 60 दिन चले, वो बुक मेरे साथ में एज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट विल कंटिन्यू। ऑफिस जाऊंगा तो रखूंगा, घर जाऊंगा तो रखूंगा, ट्रेवल करा तो रखूंगा, टिल इट इज फिनिश्ड आई एम नॉट डन। सो लाइक दैट आई मस्ट बी रीडिंग मे बी 15-20 बुक्स इन ए ईयर। और कोई बुक एकदम पढ़नी है तो फिर 7 दिन में भी खत्म कर देते हैं, 7-6 दिन। आई टेक 2 days हॉलीडेज एंड फिनिश इट। सो जरूरी हो तो कभी कोई कारण से ऐसा लगे कि भाई ये तो महाग्रंथ है तो उसको खत्म करा, तो एक बात। बट मैक्सिमम थिंग आई हैव लर्नड इज इन बुक। अच्छा, लेकिन बुक में भी क्या है, यू मस्ट नो हाउ टू रीड अ बुक एंड व्हाट टू रीड। वही सब्जेक्ट है, वो 25 पुस्तक पढ़े कोई फायदा नहीं। यू मस्ट फाइंड व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू लर्न मोर, और उस सब्जेक्ट के ऊपर जो ऑथर होंगे, जो मास्टर्स होंगे, उनके राइटिंग्स पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा उसमें। यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री। राइट। और हाउ टू रीड पे क्या कहना चाहेंगे सर? हाउ टू रीड भी आपने बोला कि पता होना चाहिए ऑडियंस को। या सो हाउ टू रीड मतलब क्या है, यू हैव टू इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स, रीड 2 बुक्स, बट रीड इट इन डेप्थ। उसका जो जिस्ट है वो ले चलो। कई लोग होते हैं जो पुस्तक पढ़े थे फिर उसका पूछो तो मालूम पड़ता है, मतलब पढ़ लिया सब कुछ मालूम बट कुछ नहीं मालूम। इट शुड मेक अ डिफरेंस इन योर नॉलेज बेस। राइट। तो वो जो बोल रहा है, देखिए हर पुस्तक में जो है ना 1 या 2 चीज होती है, गुणार्थ। वो चीज जो है ना, वो उसके आगे पीछे वो पुस्तक लिख मारता है। राइट। एक 4 पेज का पेपर होता है, उसके ऊपर वो 400 पेज का नावल लिख डालता है और आपको $25 खींच लेता है। लेकिन वो जो है गुण मंत्र क्या है, जैसे माइकल बॉबेस ने लिखा एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टिंग। अब वो पुस्तक लिख दी है पूरे $30 की, लेकिन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस? स्टॉक्स मूव बाय द एक्सपेक्टेशंस बिल्ट। सो दैट्स द बेसिक थ्योरी।
राइट। तो वो चीज़ अपने समझना बहुत जरूरी है कि भाई वो पुस्तक में क्या बोलना चाहता है, और वो हमारे साथ रहना चाहिए, हमारी नॉलेज बेस में कुछ ऐड ऑन करे। उसको आपको इंटरलाइज करना पड़ेगा ना। सी जो नॉलेज है उसको इंटरलाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप CA प्लस 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 बनते जाएंगे ना आप। राइट। तो जो आपका जो जो व्हाट आई वुड से जो CA का जो फाउंडेशन है, उसके ऊपर जो आपका एडहॉक एजुकेशन हो रहा है, वॉलंटरी एजुकेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर्स, बिकॉज एवरी CA इज नॉट डूइंग द सेम थिंग. राइट। That is one part of it. Second, now internet is there, so you can read any subject in any depth at any number of time. And then YouTube is there. YouTube mein you can see the interview of anybody, any author. If you don't want to read, at least listen to his TED talk or some interview, direct interview. राइट। That gives a personification of the book itself or the author himself. So I think now with the internet, there is a complete explosion of knowledge. राइट। तो मतलब आप बुक्स को, आज भी बुक्स को ही सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी लर्निंग का पार्ट, न्यूज़पेपर एंड बुक्स एंड कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी करते हैं, कुछ लेक्चर्स वगैरह भी आप देखते हैं, कुछ इंटरव्यूज? नहीं, इंटरव्यूज देखता हूँ बट नॉट एनी कोर्सेज. राइट। इंटरव्यूज आई लव टू सी द इंटरव्यूज. राइट। अभी आपने सर बताया कि कुछ किताबें बिल्कुल महाग्रंथ होती है जिनको आप चाहते हैं कि जल्दी से मैं खत्म कर दूं, तो कुछ बुक्स रेफर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, वैसी महाग्रंथ टाइप बुक्स कुछ रेफर करना चाहेंगे? या सो मेरे टाइप का इन्वेस्टर जो ओल्ड स्टाइल के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जैसे आपका पीटर लिंच है, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, दैट वाज माय फर्स्ट बुक. देन बफेट साहब के ऑल द राइटिंग्स, ही राइट्स ओनली इन द एनुअल रिपोर्ट. सो जो 60 समझिए 1965 टिल डेट, तो हर साल उनका जो एनुअल रिपोर्ट आता है उसका समरी आपको बुक भी मिलेगा उसका. राइट। If you don't want to read that voluminous, then you can read Snowball, his biography. राइट। Really well written biography. So that is also very good. Then you have Common Stocks, Uncommon Profits. That's a very very good book. Almost a must read. Right. Not one time. मैं खुद 4-5 बार पढ़ चुका हूँ, मतलब आप पढ़ते जाएं उसको. जितने बार पढ़ेंगे, I know there will be a lot more juice. राइट। कीप इट एज अ गाइड विद यू। It is a guide. It is a guide. And then Expectations Investing by Michael Mauboussin. Then you have एक हमने पुस्तक पढ़ी 1938 की पुस्तक, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाय पर विलियम. सो आपको सब लोग बताएंगे हाउ टू असेस वैल्यू, बट नोबडी टेल्स यू हाउ द प्राइस इज डिटरमिन्ड, हाउ मार्केट डिटरमिन द प्राइस ऑफ एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. राइट। You know, that is being discussed in that book. It's a very unique book that way. So ऐसे मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको जवाब मिलेगा. राइट। I'm reading right now Howard Marks, Mastering the Market Cycle. So I wanted to understand how the cycles work. So I'm reading this book very slowly, very intense book. So you know, it is very important what exactly you want to learn. I'm quite sure there is a book on that. राइट। सर एक आखिरी सवाल है मेरे पास, उससे मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा उसके बाद आपसे. अगर आज आप अपने हमारे ऑडियंस को और जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं उनको बताना चाहें कि भाई ये 4 बातें या 2 बातें या 3 बातें ध्यान रखो स्टॉक मार्केट में, मतलब मैं चाहूँ कि अगर मैं आपसे सारा आपका ज्ञान अगर निचोड़ने की कोशिश करूँ कुछ समय में, तो वो क्या हमारे पास जो है जूस निकलेगा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ. देखिए, आप 2007 का जो है ना बफेट साहब का एनुअल रिपोर्ट पढ़े, 2007 बर्कशायर हैथवे एनुअल रिपोर्ट. उसमें उन्होंने एक कॉलम लिखा ग्रेट गुड ग्रूसम. उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो ये थी, क्या नाम है, उनकी नॉलेज है, पूरा स्पिल कर दिया इन दो 6-7 पेजेस. सो वन ऑफ द थिंग ही सेड, द फर्स्ट पॉइंट इज वी बाय द स्टॉक्स विच वी अंडरस्टैंड. ओके, हमने बाकी 3 चीज पढ़ ली कि भाई गुड मैनेजमेंट, गुड बिजनेस एंड रीजनेबल प्राइस, ये 3 चीज थी. लेकिन पहला पॉइंट था व्हाट वी अंडरस्टैंड. राइट, मीनिंग ऑफ बिजनेस. हाँ, तो क्या होता है, सब लोग वही सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात की ना, तो क्या है कि पीपल ट्राई टू मेक मनी वेर एवर मनी कैन बी मेड, बट मनी कैन नेवर बी मेड व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू फिगर आउट व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड. मेरी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनके दवाई के नाम ही नहीं समझ में आता मेरे को. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट. बट दिस इज द प्रॉब्लम विथ मी, बट नॉट विथ माई एनालिस्ट. दे आर गुड एट इट. So you know, you have to develop circle of competence and don't do things which you don't understand. One thing you must keep in mind: never write a check if you don't understand. वो बहुत जरूरी. That will keep a terrific control over life. क्योंकि आपको समझ में आ गया, उसके बाद गलती हो सकती है, पक्का गलती हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट समझ से गलती की हमने. राइट. तो that has kept me in good shape. पर कितने बार बहुत एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में तो मैं नहीं बोलता हूँ.
मेरे को नहीं करने का है। कोई पूछता है कि आप यहाँ पर मिलने के लिए आएंगे, मतलब मेरे को नहीं आने का है, आई डोंट हैव टाइम। सो मेरे को जब तक समझ में नहीं आता ना तब तक मैं कुछ करता ही नहीं। सो वो बहुत जरूरी है फिनेंशियल मार्केट्स में। यू डोंट डू एनीथिंग टिल यू अंडरस्टैंड, दैट इज वन थिंग। राइट। सेकेंड, ट्राई टू फाइंड योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैल्यू। प्राइस सबको मालूम है, और मुझे लगता है अगले 100 साल तक भी कितना भी फास्ट कंप्यूटर ले आओ, 5G 6G 7G 8G कुछ भी ले आओ, everybody will know the price faster and faster. राइट। Nobody knows the value. 100 में से एक आदमी भी वैल्यू जानता है तो बहुत बड़ी बात है। राइट। तो डेवलप द कंसेप्ट हाउ वैल्यू इज डिटरमिन्ड एंड डेवलप योर फ्रेमवर्क, योर ओन फ्रेमवर्क ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम. Some guys can be fast, but it takes time. And once you develop some way of understanding value, then you are a liberated man. Right. So you must understand in what you are investing, and second is you must understand how to determine the value. Right. Yes. राइट। कुछ स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरे पास। कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे कि ऑयल, एयरलाइन, टेलीकॉम, ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं, तो इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं या आपको अच्छे लगते हैं सेक्टर्स, या आप दूर रहना चाहते हैं सेक्टर से? सी जनरली ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है ना, उसमें थोड़ा सा आई लाइक मोर कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज। यू नो, इट्स नॉट, सी गवर्नमेंट्स में क्या होते हैं कि योर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी वेरी लार्ज, वेरी ल्यूक्रेटिव, बट दे आर नॉट प्रेडिक्टेबल, you know, and they can be very lumpy. The payments can be, if the fiscal deficit is, government's own revenues are not in good shape, they might just suspend. इस साल है अगले साल नहीं है, इस टाइप का. So you know, I don't like. So there are 2-3 types of businesses. Business with government, business with business, B2B and B2C. So my preferred type of companies are B2C. राइट। राइट। अब आपने सर इतना समय बिताया स्टॉक मार्केट में, आपने बहुत सारे ट्रेंड्स देखे, चाहे फिर वो अपना आईटी वाला बूम था, इंफ्रा वाला बूम था। अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट ट्रेंड्स कौन से सेक्टर पे जो है आने वाले हैं, या कौन सा सेक्टर जो है बहुत ऊपर जाने वाला है, किस तरफ आप बताना चाहेंगे? अभी देखिए, बिगेस्ट थीम तो अभी है वो डिजिटल का चल रहा है राइट नाउ, एंड इट विल इम्पैक्ट एवरी बिजनेस। सी विद इन बिजनेसेस, जैसे ब्रोकिंग था, अब ब्रोकिंग तो अच्छे शांति से ब्रोकिंग चल रहा था, अभी उसमें क्या डिजिटल ब्रोकर्स आ गए एंड नॉन डिजिटल, आप लोग सब डिजिटल ब्रोकर हो। Okay, so within 2-3-4 years, you have done more than what Motilal Oswal has done in 35 years. So you know, so digital transformation of existing businesses will be the biggest opportunity. Who can do it well, profitably? अच्छा, digital में क्या है? There are 2 quotients. One is the digital quotient, and second is the business model quotient. So what is happening is a lot of digital companies are digital, brilliantly digital, but they don't have brilliant business model. Right. So both must coincide. So you have to find the places where the existing business model, strong business model, is going digital, and very digitally intensive companies are finding their business model. So you'll find from both sides. Right. जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल और डिजिटलाइजेशन मिल रहा है, आई थिंक उस तरफ जो है ट्रेंड आगे जा रहा है। या और डिजिटल फुटप्रिंट है बट बिजनेस नहीं है, सो ही इज डिस्कवरिंग हिज बिजनेस मॉडल। मतलब आप डिजिटल से चालू कर सकते हैं और बिजनेस मॉडल में एंड हो सकते हैं, या बिजनेस मॉडल से चालू कर सकते हैं एंड डिजिटल में एंड हो सकते हैं। बोथ विल ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यू। राइट। एक क्वेश्चन सर जोमेटो के ऊपर है। तो आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपके पास जोमेटो के शेयर्स हैं, जोमेटो के स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हैं, और आपने रॉन्ग प्राइस पे वो बाय कर लिया था। यू एडमिटेड इट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब आपका थॉट प्रोसेस क्या है? इतना कम प्राइस उसका आ गया है, तो अभी आप उसका उस कंपनी को लेकर आपके थॉट प्रोसेस क्या है? भाई देखो, 60-70% जिस कंपनी का दाम गिर गया ना, तो सब पूरा जो गैस था पूरा निकल गया। एक हाइप साइकिल था ना, व्हेन वी बॉट देन आल्सो वी न्यू वी आर राइडिंग द हाइप साइकिल। यू रीड द रिपोर्ट, वी हैव रिटन देयर, एंड द ब्यूटी इज व्हिच आई डिडंट बिलीव दैट हाइप साइकिल कंटिन्यूज फॉर नॉट मोर देन 12 months. You know, and that's what really happened. It just lasted 6-7 months and it got busted. So it is not the mistake of the company, it is the investor behavior which was kind of out of whack. There was a lot of optimism and a lot of what you call froth in the valuation. So we got engulfed in that, but our allocations were very small at that point. Okay. Yeah. Okay. तो अभी ऐसे समय पे जो बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या थॉट रहना चाहिए इस तरह की कंपनीज में जहाँ पे 60-70% तक का फॉल आ चुका है? So it could be an opportunity. It could be a good opportunity to accumulate here. It is definitely better than buying at 150. Buying at 50 is a much better bargain, no? You know, if you have faith in the digital future,
that these companies are going to become big companies going forward. If you have that faith, then buying at 50, your downside is very limited. राइट राइट। एक अभी जो एक रिलीफ रैली जिसे मैं बोलूँगा, एक रिलीफ रैली जो भी आई थी, काफ़ी सारे ग्रोथ स्टॉक्स थे, जैसे कि तनला प्लेटफॉर्म था या एल्काइल अमाइंस था, केपीआईटी था। इनमें एक ज़बरदस्त जो है एक बुल रन देखने को मिला था, एक अच्छा राइज देखने को मिला था, और अब ये थोड़े बहुत करेक्ट भी हो गए हैं, बल्कि मैं बोलूँगा बहुत शार्पली करेक्ट हो गए हैं। क्या अब ये प्राइस कई सालों तक वैसे स्टैग्नेंट रहने वाला है? क्या लगता है आपको कि अभी अपना फिज वही जोमेटो की तरह खत्म कर चुके हैं? सी जहाँ ग्रोथ स्टोरी है, सी ग्रोथ स्टोरी है तो मार्केट विल गो टू न्यूअर हाइस. See, the market itself is going. When I started, index was 100. Today is 60,000. But it has not gone in a straight line. There is always a correction. Then there is a rise. Then there is a correction. Then that's a basic character of the market. Right. तो सब स्टॉक में वैसे होता है. कोई कंपनी मान लो 1000 करोड़ की थी, मान लो 10,000 करोड़ की हुई. Is it end of the journey? It could be headed for 1,00,000 crore. This is your research call. आपकी समझ क्या है? आपकी समझ है कि भैया भाई जो कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है वो 10,000 करोड़ कमाएगी. यदि आपको वो फेथ है तो आप बैठे रहें. यदि आपको लगता है नहीं होगा अभी 1000 करोड़ के लायक ही है, आगे कुछ भी कर ले, 1000 करोड़ ज़्यादा जाएगा नहीं, 1200 करोड़ ज़्यादा जाएगा नहीं, देन यू मस्ट क्विट एंड मूव. राइट राइट. यही क्वेश्चंस थे मेरे पास, लेकिन मैं कुछ पर्सनल लेवल के आपके भी क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगा. सर, लेजर टाइम कैसे आप स्पेंड करते हैं? अरे इधर ऑफिस में लेजर ही लेजर है. देखिए आपसे बात कर रहे हैं, इट्स अ फन, यू नो. सी बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 10:30 बजे तक मैं आता हूँ ऑफिस. उसके पहले जितना हेल्थ मैनेजमेंट है वो कर लेता हूँ मैं. दोस्तों के साथ वॉक करने का, स्विमिंग करने का, जिम जाने का, गोल्फ खेलने जाने का, ये सब 10:30 बजे तक कर लेता हूँ मैं. 10:30 से साढ़े सात समझिए, 7, 6:30, 7:30 बजे तक इज डेडिकेटेड ऑफिस वर्क, ऑफिस टाइम 5 डेज. फिर उसके बाद अब बीच में यदि टाइम रहे तो आप पुस्तक पढ़ लो, ब्लॉग देख लो. इतने इंटरव्यूज़ है. अच्छा, कंपनी के कोई कोई रिजल्ट आ रहे हैं, उनको किसी का कॉल रहता है, किसी का ट्रांसक्रिप्ट रहता है, कुछ देयर इज नो dearth of to do on the table if you're passionate about knowing about companies, businesses, and there's some lot of thematics we keep doing. Right. Like somebody was telling me, one analyst told me today morning that the story of distribution build up in India. So now we are looking at all the companies which are building up, distribution franchises. So how is there some mispriced distribution? See, बड़ी कंपनी जो बना रही है उनका तो प्राइस पूरा है. Right. Because there must be some company where they are building distribution but yet not recognized by the market. Right. वही आपका फॉर्मूला 10-15 पी पे 25% ग्रोथ के साथ अवेलेबल है कि नहीं? तो वो हमेशा सच वही रहती है. 25% ROE, 25% ग्रोथ, लेस देन 25 पी. वो मिल रहा है क्या? राइट. काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हम सबके लिए आप एक बहुत बड़े टीचर हैं. हम सब ने कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूज़, आपके ब्लॉग्स या जो भी आप छोटी छोटी चीज़ें लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं, हर फॉर्म में हमने वो देखी हैं, समझी हैं, और मोटिवेशन मिला है इन्वेस्ट करने का मार्केट में. काफ़ी कुछ सीखा है. एज़ यूजुअल जैसे आपने बताया, गलतियाँ भी करी हैं अपने हिस्से की, एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आपने समय निकाला और आप आए. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. अब समय आ गया है आज के एपिसोड्स की लर्निंग को समराइज करने का. ये मेरा फेवरेट पार्ट है. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी समरीज जो है अच्छे से देखते हैं. सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आई वो यही कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, और सीख के अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को जो है वो इम्प्रूव करते रहना चाहिए, इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस इन द मार्केट. और यहाँ पे हमने एक मल्टी बैगर फार्मूला भी सीखा. और मल्टी बैगर फार्मूला क्या है? जिन कंपनीज का ROE और ग्रोथ 25% या उससे ऊपर है और PE जो है वो 25 या उससे नीचे है, ऐसी कंपनीज जो है आपके लिए मल्टी बैगर बन सकती हैं. लेकिन ध्यान में रखना है कि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे ब्लाइंडली फॉलो कर लें. कंपनीज में जैसे हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने चाहिए. लेकिन येस, अगर आपको कोई अच्छी कंपनीज में बाकी सारे फैक्टर्स ठीक हैं और वहाँ पर आपको ROE या फिर सेल्स ग्रोथ जो हम बात कर रहे थे या फिर PE इस लेवल पर मिल जाता है, तो वो कंपनी आपके लिए बन सकती है एक मल्टी बैगर. जहां तक बात रही टाइमिंग द मार्केट को लेके, तो सर ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि कोई भी आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो मार्केट को टाइम कर सके. शॉर्ट टर्म में मार्केट कहां जाएगा किसी को नहीं पता है. अगर हम बात करें ग्लोबल सिनेरियो की, तो हमने आज एक बात सीखी कि हमारी जो इकोनॉमी है और पूरी दुनिया भर के देशों की जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो सब आपस में आज की डेट में इंटरडिपेंडेंट है. यानी कि कोई भी घटना अगर किसी देश में घटती है तो उसकी सिर्फ उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं आता, उसके साथ साथ बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है, इंक्लूडिंग इंडिया. और जब इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है तो फॉर श्योर स्टॉक मार्केट में भी आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है.
एक काफ़ी ज़बरदस्त लर्निंग ये कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी आपको अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहना चाहिए। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है किसी ऐसी चीज़ में जो आपको समझ नहीं आ रही तो पहले उसे समझना चाहिए, यानी अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज आप इन्वेस्ट करके उसमें हमेशा डाउट में रहने वाले हैं अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती है। एक चीज़ हमने और सीखी सर से, वो ये कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स पढ़ के उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन बुक्स की जो लर्निंग्स हैं उन्हें इंटरनलाइज करना चाहिए, उन्हें अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में, और उससे आपको लॉन्ग टर्म फायदे जो है नजर आएंगे। और एक खास बात, जब मैंने सर से पूछा था कि स्टॉक मार्केट या फिर किसी की एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कोई कोरिलेशन है, तो बहुत सटीक आंसर था, आंसर इज नो। यानी आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, अगर आपका कॉमन सेंस है, अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, पैशन है, आप लोग एक्चुअली में स्टॉक्स को समझ सकते हैं, बिजनेसेस को समझ सकते हैं, तो विदाउट एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन और अ बिग क्वालिफिकेशन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू कैन क्रिएट योर वेल्थ ऑल्सो। बातें बहुत सारी थी, लेकिन ये थी आज के एपिसोड की लर्निंग्स एंड की समरीज। आपको सबसे ज्यादा पॉइंट कौन सा अच्छा लगा, कौन सा समझ आया, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मार्केट की बात के और एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सारे एपिसोड्स देखिए, नोटबुक में अपनी लर्निंग लिखिए, उनको अप्लाई कीजिए, और एक एक एपिसोड 2-2, 3-3, 4-4 अच्छी अच्छी किताबों के बराबर आपको लगेगा अगर आप एक्चुअली में इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.